वेलकम टू ICSE थॉट वेल बाय अनअकैडमी। आई एम प्रेक्षा जैन और आज हम सीखने वाले हैं कैसे बोर्ड एग्जामिनेशंस 2025 में आप परफेक्ट आंसर लिखो जहां पे आपकी आधा एक मार्क कटने की भी गुंजाइश नहीं है। यानी हर वो चैलेंज जो परफेक्ट आंसर लिखने में आ रहा है उसको हम टैकल करेंगे। आपको लास्ट में कुछ अच्छे हैक्स भी दे दूंगी जिनको मैं इमरजेंसी हैक्स कहती हूँ, जो आप पैंत रहे हैं ना वो यूज़ कर सकते हो। हालांकि ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, दैट इज़ व्हाट आई प्रे, लेकिन अगर पड़ गई तो क्या हैक्स आप यूज़ कर सकते हो टू फेच योर मार्क्स, टू नॉट टेक रिस्क। वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में शेयर करूंगी। आई एम श्योर कि हर इंसान जिसको भी अगर परफेक्ट आंसर लिखना आ भी रहा है, अच्छे मार्क्स आ भी रहे हो, तो भी यू विल हैव समथिंग टू टेक अवे फ्रॉम दिस वीडियो। सबसे पहले कुछ चीज़ें हमें याद रखनी है बिफोर यू स्टार्ट राइटिंग योर आंसर्स। यानी पेपर हाथ में आया उससे पहले ही कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा एसेंशियल होती है जो आपको दिमाग में रखनी है। और ये गलतियाँ अक्सर मेरे साथ भी होती थी, इसलिए मैं इसको सबसे पहले शेयर करना चाहूँगी। सबसे पहली चीज़ है क्या, देखो, काम, कंपोज्ड और बैलेंस्ड माइंड। अगर ये नहीं हुआ ना तो आती हुई चीज़ भी भूल जाते हैं, या फिर हम पेपर में लिखते लिखते चीज़ों को गलत कर देते हैं, यानी सिली मिस्टेक्स हो जाती है। तो इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए हम क्या क्या याद रखेंगे, देखो, सबसे पहली चीज़ है यू रीच द एग्ज़ाम सेंटर ऑन टाइम। ठीक है, ये चीज़ मत करना कि आप लेट हो रहे हो किसी भी तरह से। सो बी प्रिपेयर्ड। हर जगह आपका जो हॉल कार्ड है, एडमिट कार्ड है, हर चीज़ बोर्ड एग्जामिनेशन के टाइम पे तो मैं आपको अच्छे से चेकलिस्ट दे दूंगी, तो उस टाइम पे मिस नहीं करो, इसलिए सब्सक्राइब कर ही देना। लेकिन इवन व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट योर स्कूल टेस्ट, आपके स्कूल के प्री बोर्ड एग्जाम्स होंगे, प्लीज़ मेक श्योर कि आप टाइम पे पहुंच जाओ। अगर टाइम पे नहीं पहुंचे, पैनिक करे, लेट तक पढ़ते रह गए और फिर आपको एग्जाम में लेट हो गया, तो वो और अलग ही लेवल का पैनिक होता है, फिर पेपर छूटता है, बहुत सारे इश्यूज होते हैं। तो ये इंश्योर करना कि यू रीचिंग द एग्जाम सेंटर ऑन टाइम। ठीक है, सबसे पहली बात। दूसरी है आपकी प्रिपरेशन। भाई देखो, ये तो है ही है, हम इंश्योर करें कि आपकी प्रिपरेशन एकदम 10 on 10 लेवल की हो, कि भाई कहीं पे कोई गुंजाइश ना रहे कि नहीं आया, ये चीज़ समझ में नहीं आई या रह गया सिलेबस। अभी हमारे पास इनफ टाइम है तो हम प्रिपरेशन तो अपनी पूरी अच्छे से करेंगे। लेकिन जब आंसर राइटिंग की बात आती है तब भी हमें ये चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि एटलीस्ट हम, देखो यहाँ पे मैं लिख ही रही हूँ अलग से, एटलीस्ट 2-3 आंसर्स पर डे। ठीक है, 2 से 3 आंसर्स हर सब्जेक्ट के। आपको जहाँ जहाँ भी चैलेंजेस आती है एटलीस्ट उस सब्जेक्ट के तो आप लिखने की कोशिश करो हर दिन, तभी आपको आंसर राइटिंग जो है वो परफेक्ट होगी। देखो, ये कला है ना, इट इज़ एन आर्ट। प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होगा। आप क्रिकेट खेलते हो या आप कोई भी स्पोर्ट्स खेलते हो, या इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन सिंगिंग, म्यूजिक, जो भी चीज़ है, द मोर यू प्रैक्टिस, जिसका रियाज ज़्यादा करोगे वो चीज़ उसमें आप उतने ही परफेक्ट होते जाओगे। तो आंसर राइटिंग में भी वही चीज़ है। ठीक है, ज़्यादा मुझे इस पर लेक्चर नहीं देना क्योंकि हम लोग भी आपको आंसर राइटिंग के लाइव सेशंस करवाने वाले हैं। लेकिन फिर भी अपनी तरफ से स्टार्ट कर दो। 2-3 आंसर्स, अगर आपका थोड़ा सा भी लग रहा है कि ये एक चैलेंज है, लिखा नहीं जा रहा है, लंबे लंबे आंसर्स याद नहीं आ रहा है, तो ये ही तरीका है। एक शॉर्टकट नहीं कह सकते, लेकिन इसको 2-3 आंसर्स रोज लिखोगे तो एंड में जाके आपको एकदम कॉन्फिडेंस आएगा। सो आंसर राइटिंग आज से शुरू कर देना अगर नहीं करी है तो। ठीक है, और तीसरा है, देखो तीसरा तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगता है, वो है एक पॉजिटिव एटीट्यूड। ठीक है, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि हर बच्चे को लगता है यार मेरे को तो एग्जाम सेंटर के बाहर ऐसा होता था, मैं तो ब्लैंक हो गई, मुझे तो कुछ नहीं आता है। जबकि एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ जाते थे, पढ़ा हुआ याद आता है, लेकिन पहले ही अगर आप पैनिक कर जाते हो ना तो बहुत मुश्किल हो जाती है। उसका भी मैं एक आगे ड्यूरिंग आंसर राइटिंग में आपको अच्छे से हैक्स बताती हूँ कि क्या क्या करती थी मैं। लेकिन एक एटीट्यूड अच्छा सा रखना यार, चाहे कुछ नहीं भी पढ़ा, कोई देखो हर किसी का सिलेबस कंप्लीट हो और फिर ही 95 प्लस है, ऐसा नहीं होता है। ये भी मैं आपको बता देती हूँ। बहुत मेरा तो ऐसा होता था कि कुछ कुछ चीज़ें मैं या तो कॉन्शियसली छोड़ देती थी या फिर मेरे से नहीं हो पाया, जो भी रीज़न है। प्री बोर्ड्स में तो बहुत होता था ये कि सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया। फिर भी एक एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रखना, कॉन्फिडेंस रखना कि चाहे आए आए ना आए जाए। ठीक है, ये स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ ओनली एन एग्जाम। हम अपना बेस्ट देके जाएंगे, उसके बाद रिजल्ट जो भी होता है होता है। इतना स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आगे बहुत एग्जाम्स आएंगे, आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। तो हमारा क्या काम है, जो हमारे कंट्रोल में है, मेहनत करना, सिंसियरिटी से मेहनत करना, बस वो है। अगर हमने वो कर दिया है तो फिर आपका एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रहेगा कि भाई आएगा आएगा, नहीं आएगा ठीक है, कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, तो ये सबसे पहली चीज़ें हैं कुछ जो मेंटली आपको आंसर राइटिंग से थोड़ा सा विचलित कर देती है। अब सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि यूटिलाइज बच्चे नहीं कर रहे हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज़ जो आपको रीडिंग टाइम मिल रहा है। ठीक है, रीडिंग टाइम जो आपको 15 मिनट्स का मिलता है,
हर एग्जाम में मिलेगा, उसको प्लीज़ अच्छे से यूटिलाइज करना। अब देखो इसके दो पहलू होते हैं, एक होता है कि अगर पढ़ा हुआ नहीं है एग्जाम में और फिर हम रीडिंग टाइम पे हमको लिखना तो अलाउड होता नहीं है, हम उसको क्या करते हैं, हम क्वेश्चंस देखते हैं और हम पैनिक करना शुरू कर देते हैं। तो वापस मेरी कई भी बात याद रखना, आए नहीं आए एग्जाम में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वरना आता हुआ भी भूल जाओगे। ठीक है, हो सकता है आप पढ़ते पढ़ते आपको लगे यार ये तो आ ही नहीं रहा है, ब्लैंक हो गए, बट ट्रस्ट मी इवेंचुअली यू हैव टू ट्रस्ट दैट प्रोसेस। ठीक है, आपको आ जाएगा, कहीं ना कहीं सुना हुआ होगा, कोई मेरा लेक्चर देखा हुआ होगा, स्कूल में कोई बात होगी, अपनी अंडरस्टैंडिंग से लिख देना अगर ऐसा हुआ तो। ठीक है, एंड अगेन आई विल गिव यू सम हैक्स उसके अराउंड भी, लेकिन रीडिंग टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करना। उसका मतलब ये है कि जो 15 मिनट आपको मिलते हैं वहाँ पे आप अपने ऑप्शंस को वाइजली चूज करोगे। जैसे हिस्ट्री सिविक्स का ही देख ले, सिविक्स का देखते हैं तो 3 यूनिट से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, अब 3 में से आपको कोई 2 सिलेक्ट करके आंसर करना है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि कहीं ना कहीं अगर आपको एक क्वेश्चन भी नहीं आ रहा है, बीच में कोई डाउट है, तो फिर उस चीज़ को एनालाइज ढंग से करना कि भाई मैं तीसरा क्वेश्चन ले सकता हूँ या नहीं। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि सेफ साइड सारे अच्छे से प्रिपेयर कर लो चैप्टर्स, क्योंकि टाइम है हमारे पास। ठीक है हमारे पास इनफ टाइम है कि हम सारे चैप्टर्स को ढंग से लॉन्ग आंसर्स के लिए भी प्रिपेयर कर लें। अगर स्मार्ट स्टडी करनी है तो ऑफकोर्स यू विल प्रिपेयर 2 यूनिट्स ऑफ सिविक्स थॉरली, चाहे कुछ भी उल्टा पुल्टा पूछ ले आप उसको आंसर कर पाओ। तो रीडिंग टाइम में यही करना है, हम अपने ऑप्शंस अच्छे से चूज करने हैं। दूसरी चीज़ मैं क्या करती थी, अगर मुझे ऐसा लग रहा है लास्ट राउंड पे कोई टॉपिक मान लो पढ़ लिया है, ठीक है, एग्जाम के लास्ट मिनट्स में कि चलो एक बार गो थ्रू तो कर ही दूँ, मान लो चांस नहीं लेना है, कुछ पूछ लिया, तो मैं करती थी कोई निमोनिक्स अगर याद किया है, जुगाड़ से याद किया है, तो उसको मैं जाके अगर क्वेश्चन आ गया उसका क्वेश्चन एग्जाम में, मान लीजिए अगर ज्यूरिसडिक्शन का क्वेश्चन आता तो मैं पहले ही लिख देती थी कि ओरिजिनल, एडवाइजरी, रिवाइजरी, एपेलेट, ताकि मैं भूलूं नहीं, लिखते वक्त भूल ना जाओ। तो कुछ पॉइंट्स से पहले ही लिख देती थी, पेंसिल से लिखती थी, और थोड़ा सा ऐसे कभी कभी अलाउ नहीं होता है ना रीडिंग टाइम में लिखना, तो मैं पीछे से क्वेश्चन पेपर के पीछे से लिख देती थी। हालांकि अगर बिल्कुल ही अलाउड हो तो मत लिखना, लेकिन अगर लिख सकते हो कुछ अपने दिमाग में फ्रेम कर सकते हो आंसर्स, ताकि भूलो नहीं एंड में, तो वो आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक और रीडिंग टाइम का यूटिलाइजेशन अच्छे से हुआ। योर ऑप्शंस जो आप चूज करोगे वो उनका वाइज सिलेक्शन होना चाहिए, और दूसरा है आप बिल्कुल भी इस टाइम पे पैनिक नहीं करोगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बिफोर यू इवन बिगिन इज योर पेन प्रैक्टिस। इसको मैं अलग से इसलिए लिख रही हूँ, आंसर राइटिंग में नहीं लिख रही, क्योंकि भाई पेन का तो बड़ा लोचा रहता है, बॉल पेन, जेल पेन, ब्लैक पेन, ब्लू पेन, कलरफुल पेन्स, नहीं, इतना ज़्यादा फाइट नहीं करना है। मैं हमेशा कहूँगी जिस चीज़ से आप प्रैक्टिस कर चुके हो, जो आपको पता है कि इससे मेरी हैंडराइटिंग अच्छी आ रही है, सुंदर आ रही है, स्पीड भी मेंटेन्ड है। देखो सुंदर हैंडराइटिंग किसी पेन से आ सकती है, लेकिन फिर अगर स्पीड नहीं आई या पीछे से पेपर ब्लॉट हो रहा है, उसके इंक के स्टेन्स पड़ रहे हैं, वो चीज़ें आपको एग्जाम में पैनिक कर सकती है। वहाँ चांस मत लेना कि लास्ट राउंड पे आप पेन बदलने बैठ रहे हो। तो आंसर राइटिंग के टाइम पे अच्छे से ध्यान रखना, जिस पेन से प्रैक्टिस हो चुकी है उसी के 10 और पेन खरीद लेना, ताकि कोई चांस ना रहे। ठीक है, चाहे फिर वो ब्लू बॉल पेन, में तो कहती हूँ ब्लू बॉल पेन में स्पीड ज़्यादा अच्छे से आती है, लेकिन अगर हैंडराइटिंग खराब हो रही है तो फिर आप जेल भी ले सकते हो। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं रखना है। द बेस्ट पेन इज द पेन दैट यू हैव प्रैक्टिस्ड योर आंसर्स इन। अब आ जाते हैं कि भाई जब आंसर्स लिख रहे हो तब कौन सी गलतियां नहीं करनी है, क्या क्या याद रखना है अच्छे से आंसर को प्रेजेंट करते हुए। यहाँ पे सबसे ज़्यादा आएगा प्रेजेंटेशन, और ऑब्वियसली जब आंसर लिख दोगे उसके बाद भी मैं आपको कुछ अच्छी टिप्स देने वाली हूँ। सबसे पहली बात जो होती है वो है कि कथाएं नहीं लिखनी है, लॉन्ग आंसर्स हो, शॉर्ट आंसर्स हो। देखो शॉर्ट आंसर्स तो 1-1, 2-2 लाइन्स के होते हैं, वो पूछते ही टू द पॉइंट है। ICSE में तो ये बिल्कुल भी माथाकूट नहीं होती कि भाई कितने पॉइंट्स लिखा जाए, एकदम जैसे हिस्ट्री सिविक्स का पेपर आप देखोगे, ज्योग्राफी का बहुत ही क्लियरली मेंशन होता है, मेंशन एनी 2, मेंशन एनी 4, इस तरह से पहले ही बोल देंगे कि भाई इतने पॉइंट्स लिखने हैं। तो उसमें आप कथाएं नहीं लिखने बैठोगे, एकदम क्रिस्प, ठीक है, क्रिस्प होने चाहिए आंसर्स, टू द पॉइंट होने चाहिए। ये चीज़ को बिल्कुल नहीं भूलना है किसी भी सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, ओनली आंसर व्हाट इज आस्क्ड, हाउ मच इज आस्क्ड। ठीक है, अगर इसमें मैं यहाँ पे एक ये कैविएट ज़रूर दूंगी कि भाई मार्क्स के अकॉर्डिंग तो लिखना ही है। तो मान लीजिए कि आपका जो लॉन्ग आंसर्स है वो भी डिवाइडेड होते हैं 3-3 क्वेश्चंस में। ठीक है, तो मान लीजिए अगर 4 मार्क का क्वेश्चन है तो आप 4 पॉइंट्स तो लिखोगे। ठीक है, मार्क्स अगर 4 है तो 4 पॉइंट्स तो लिखोगे, लेकिन इसमें एक कैविएट है कि जब अगर 4 पॉइंट्स पूछ रहे हैं तो आप इसमें एक एक्स्ट्रा लिख सकते हो। ठीक है, अगर आपको याद है अच्छे से तो लिखना, अगर कोई बकवास करनी है तो फिर मत लिख देना कि ज़बरदस्ती यू विल कुकिंग अप समथिंग दैट इज़ नॉट अलाउड एंड दैट इज़ नॉट गोइंग टू गिव अ गुड इंप्रेशन एनीवे।
4 points plus 1 point if you know then you have to be on the safer side and write that, ठीक है, क्योंकि वैसे भी अगर आप देखो तो most papers you will be able to finish on time। अगर बहुत ही ज़्यादा कोई इंसान भावना में बह जाता है, जो कि मैं आपको बताऊंगी आगे कैसे होता है, तो बात अलग है, लेकिन बाकी जितने मार्क्स है उतने पॉइंट्स लिखने होते हैं। +1 अगर आपको अच्छे से कोई आंसर अच्छा आता ही है तो +1 भी लिख देना, ज़बरदस्ती लिखने मत बैठना, ठीक है। दूसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है विच इज़ कीवर्ड, जिसमें मैं बार बार आपको बोलती रहती हूँ कि भाई इसको मिस नहीं करना है। इवन व्हेन आई टीच, जब आपके जो 1 शॉट्स होते हैं, रैपिड रिविजन होता है, तब भी मैं बताती हूँ कि भाई कीवर्ड्स को मिस नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर जुडिशियल रिव्यू है, वहाँ पे नल एंड वॉइड एक कीवर्ड है, उसको मिस नहीं कर सकते आपके, उसकी जगह कुछ और लिख के आ गए। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि कीवर्ड्स को मिस नहीं करना है, क्योंकि एग्जामिनर्स को तो एक शीट मिलती है कि भाई देखो इस तरह से ये मेंशन है तो आप इसको मार्क्स दे देना। तो वो चीज़ आपको भी ध्यान रखनी है कि देखो एग्जामिनर वो देखेगा कि ये लाइन कहाँ पे गई, ये वर्ड कहाँ पे गया, ये मिस कर दिया तो फिर आधा 1 मार्क आपका कटने के पूरे चांसेस होते हैं। तो कीवर्ड्स अपने आंसर्स में हमेशा लिखना। मैं अपने लेक्चर्स में हमेशा आपको बताती भी रहती हूँ कि भाई इस टॉपिक में ये कीवर्ड्स है, इसको मिस नहीं करना है, ठीक है। अब मैंने थर्ड पॉइंट क्या लिखा है, लॉन्ग एंड फुल वर्ड्स, यानी व्हाट्सएप लैंग्वेज, जो DW लिखा है। व्हाट्सएप लैंग्वेज ना कभी कभी एकदम दिमाग में आती रहती है, YOU की जगह यू लिख देते हैं। इनफैक्ट इवन जब हम डोंट लिख रहे हैं तो वो डोंट मत लिखा करो, डू नॉट लिखा करो, ठीक है। ये चीज़ तभी आएगी जब आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करोगे। इसलिए मैं कह रही हूँ हर दिन 2-3 आंसर्स लिख दो यार, तो उससे आपको क्या है कि फॉर्मल लैंग्वेज कैसे यूज़ करनी है, एग्जाम में जैसी लैंग्वेज यूज़ करनी है वो आपको पता रहेगा, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, हर चीज़ आपको प्रैक्टिस से आ जाएगी। तो ये आलस मत करना, दीज विल फेच यू द बेस्ट मैक्सिमम मार्क्स, ठीक है। लेकिन लैंग्वेज पेपर में एक एडिशनल चीज़ आपको और ध्यान रखनी है। लैंग्वेज पेपर्स में क्या ध्यान रखना है कि आपकी वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए यार। ये चीज़ भी अगेन प्रैक्टिस से आती है। आपको ये अच्छे से ध्यान रखना है कि एक तो आपकी ग्रामर अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि लैंग्वेज में ये चीज़ें मैटर बहुत ज़्यादा करती है बजाय कि ये दूसरे जो आपके सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर राइटिंग आई डिडंट न्यू दिस वाज कमिंग, अभी आई डोंट नो, आई डिडंट नो, इस तरह से जो टेंसेस होते हैं इसका भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। एक एक चीज़ छोटी छोटी चीज़ है, वो शायद उसके मार्क्स ना भी कटे, लेकिन ओवरऑल जो है ना वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है कि अगर बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स होती है तो फिर एग्जामिनर का मन नहीं करता कि भाई फुल मार्क्स दे दूँ, भले ही आपने आंसर राइट लिखा हो तो भी। तो लैंग्वेज, वोकैब, ग्रामर, ये चीज़ों का अच्छे से ध्यान रखना। वोकैब किस तरह से होती है, जैसे अगर मैं बोलूँ आई वॉज वेरी हैप्पी डूइंग दिस, एंड देन यू कैन ऑल्सो से आई वॉज एक्सटैटिक डूइंग दिस, आई वॉज एक्साइटेड डूइंग दिस। हैप्पीनेस के और भी तो फॉर्म्स होते हैं ना, तो वो चीज़ आप लिखो। जॉयस, इस तरह के जो अच्छे अच्छे, मैं तो अभी सोच भी नहीं पा रही हूँ वर्ड्स, लेकिन जब मैं लिखती हूँ तो मेरे तो देखो लैंग्वेज अच्छी थी तो मैं उस चीज़ का भरपूर इस्तेमाल करती थी कि भाई जहाँ भी अच्छे अच्छे वर्ड्स आ रहे हैं, मेरे को शौक भी था तो मैं अच्छे अच्छे वर्ड्स लिख देती थी कि कोई भारी वर्ड पता है तो भाई उसको ढंग से यूज़ करने में आ रहा है, मौका मिला है लगा दो, मौके पे चौका लगाओ, वो यूज़ करो वो वर्ड्स को, ठीक है। तो थोड़ा एलिवेटेड लेवल होना चाहिए इस टाइम पे जब आप लैंग्वेज के पेपर्स दे रहे हो। तब अपने आप को ना बिल्कुल शेक्सपियर का वो लगा देना, या शशि थरूर सर का जो लैंग्वेज होती है उस तरह से आप अपने आप को सोचना, उस गद्दी पे अपने आप को बिठा देना, तो अच्छे आप आंसर्स लिख पाओगे, ठीक है। अब आ जाते हैं हम हैंड राइटिंग पे। ये तो बहुत बच्चों का प्रॉब्लम होता है कि भाई हैंड राइटिंग मैम अच्छी नहीं है, इसको सुधारे कैसे। हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है तो क्या इसके मार्क्स कट जाते हैं, एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं फॉर गुड हैंड राइटिंग। देखो थोड़ा सा एक आंसर एग्जाम्पल देती हूँ यहाँ पे। हाँ जी, यहाँ पे थोड़ा सा ना गैप देना करो वर्ड्स पे, ठीक है। गचड़म पचड़म वर्ड्स होते हैं, चाहे फिर आपकी हैंडराइटिंग बहुत ही सुंदर कैलीग्राफी और आर्टिस्टिक वाली क्यों ही ना हो, लेकिन आपकी कोशिश हमेशा ये होनी चाहिए कि आप खुला खुला लिखो। दूसरी चीज़ बहुत बच्चे ये करते हैं, काटा फांसी बहुत करते हैं। अब यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा है, ICSE क्लास स्टूडेंट्स आर गुड, और इसको कट करके ऑसम लिखा है, ठीक है। यहाँ पे एक कट जो देख रहे हो ना, ये देखो आप यहाँ पे, बस एक ये वाला कट होता है। दूसरा मैं आपको बताती हूँ क्या होता है, ICSE क्लास 10 स्टूडेंट्स आर गुड, अब मुझे गुड नहीं लिखना है, मुझे ऑसम लिखना है। बहुत बच्चे क्या करेंगे, ऐसे कर देंगे या फिर ऐसे करके और अंदर पूरा काट फीट कर देंगे। मतलब एग्जामिनर को उनका ऐसा लगता है कि भाई बताना ही नहीं है कि मुझे क्या लिखा था मैंने, ये वाला इतना काट फूट दूंगा, ठीक है। ऐसा नहीं करना है, सीधा एक कट लिखो। यहाँ पे क्या है, एग्जामिनर का ध्यान भी नहीं जाएगा इस पे, यहाँ पे पूरा ध्यान जाएगा। इनफैक्ट मैं एग्जामिनर होती तो मैं तो और देखना चाहती कि भाई ऐसा क्या लिखा है कि इतना काट दिया।
तो ये चीज़ प्लीज़, जिस चीज़ को आप छुपाना चाहते हो उस चीज़ पे एकदम और इसका वो मत किया करो, डिस्प्ले मत किया करो, एग्जीबिशन मत दिया करो, क्योंकि ये अब अटेंशन ग्रैब करता है। तो काटा फंसी भी एकदम नीट होनी चाहिए। अगर पेपर भी आपका दे रखा है और मान लीजिए कोई आंसर गलत हो जाता है, तो वो गलतियाँ सबसे होती है, ऐसा नहीं है कि आप ही से हो रही है। तो सिंपल सा एक क्रॉस दिया करो, या फिर इतना सा क्रॉस, पूरा यूं 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 करके पूरा ऐसा नहीं। और बहुत लोग तो पीटीओ और उसमें भी ऐसे लिख देंगे कि गलती हो गई, ये वो बहुत चीज़ें होती रहती, कलाकारियाँ होती है, ठीक है। तो हैंडराइटिंग ऐसी होनी चाहिए, लेजिबल होनी चाहिए कि भाई पढ़ने में आ रहा है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही मतलब आप लिख रहे हो और इंसान को समझ ही नहीं आ रहा है कि लिखा क्या है यार, मतलब मैं पढ़ तो इंग्लिश ही रही हूँ लेकिन ये लग ग्रीक एंड लैटिन क्यों रही है। ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। प्लीज़ अपनी हैंडराइटिंग में इस तरह से ध्यान दो कि वो रीडेबल तो एटलीस्ट हो, और अगर नहीं है तो यू मेक श्योर कि वो थोड़ी खुला खुला अगर आप लिखोगे ना, वो अपने आप नीटनेस आ जाती है, ठीक है। लाइन छोड़कर, अगर आपका एग्जाम मान लीजिए आंसर हो गया है एक, तो उसके बाद लाइन छोड़ दिया करो। वो मैं आपको आगे समझाऊंगी किस तरह से आप स्पेस का यूज़ करोगे टू मेक योर ओवरऑल पेपर वेरी प्रेजेंटेबल। तो वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए। अच्छा, एक और गलती जो मैं बहुत देखती हूँ वो है, जब आप स्टार्ट करते हो ना तो बहुत सुंदरता और जोश जोश में करते हो, तो अच्छे से कैलीग्राफी के लेटर्स भी यूज़ करोगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये एल यूज़ किया ना, वैसे होते हैं, ठीक है। ये कलाकारियाँ स्टार्टिंग में देखती है, एंड में भाई क्या खींचते हैं लोग और इतना ख़राब लिखते हैं, हैंडराइटिंग ख़राब हो जाती है। जैसे बिल्कुल ही मतलब दिख जाते हैं कि भाई इसका या तो टाइम क्रंच आ रहा था, या फिर इसको पता नहीं है, तो ये मुझे घुमाना चाह रहा है एग्जामिनर को कि भाई मेरे को आता नहीं, तो ख़राब हैंडराइटिंग में लिख देता हूँ, कुछ मार्क्स तो आ जाएंगे, क्या ही समझ में आएगा, है ना। ये नहीं करना है। फर्स्ट पेज पे जो आपकी हैंडराइटिंग थी, सुंदरता थी, नीटनेस थी, खुला खुला सब लिखा हुआ था, उसी तरह लास्ट पेज भी होना चाहिए, मिडिल पेजेस भी होने चाहिए। ऐसा मत करना कि स्टार्टिंग तो सुंदर करियो और बीच बीच में से सेकंड थर्ड पेज में आते आते एकदम मूड मर गया और आपने सामने वाले का भी मूड खराब कर दिया। ये चीज़ मत करना, और ये चीज़ तभी आएगी जब आपने अपने अच्छे से टाइम मैनेजमेंट को सीखा होगा। इसीलिए आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस, आई कीप प्लगिंग इन दैट, बहुत ज़रूरी है ताकि आप अपना टाइम अच्छे से मैनेज कर सको। यहाँ पे क्या हो रहा है, आप ऑर्डर ऑफ द क्वेश्चंस जो होते हैं, मान लीजिए आप पार्ट 1 पहले कर रहे हो तो वो तो चलता है, पार्ट 1 आप पहले कर सकते हो, पार्ट 2 को आपको पहले करना है वो कर सकते हो आप, यू कैन जम्बल अप पार्ट्स। इंटरनल ऑर्डर ऑफ द क्वेश्चंस लेकिन आप चेंज नहीं कर सकते। मतलब कि अगर पार्ट 2 आप पहले ले रहे हो वो आप ले सकते हो, फिर सेक्शन बी आ रहा है उसमें भी आप ले सकते हो, ठीक है। सेक्शन यू कैन जम्बल अप, लेकिन अगर सब सेक्शन है यानी क्वेश्चन 3 का 1 2 3 है, या एमसीक्यूज अगर आप ले रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसमें आप इंटरनल ऑर्डर मत चेंज करना कि 7th एमसीक्यू पहले कर दिया, 9th एमसीक्यू बाद में कर दिया। हालांकि एमसीक्यू तो मार्क्स सेम है, लेकिन लॉन्ग आंसर्स में अलग अलग मार्किंग होती है, ठीक है। एक आंसर 3 मार्क का होगा, एक आंसर 4 मार्क का होगा। अगर वो इंटरनल ऑर्डर चेंज कर दिया, एग्जामिनर मान लीजिए कंफ्यूज हो गया और उसने आपको मार्किंग ढंग से नहीं करी है, वो लॉस आपका होगा। सो डू नॉट कंफ्यूज एग्जामिनर, डू नॉट टेक दैट चांस ऑफ लूजिंग दोज मार्क्स। तो इंटरनल ऑर्डर जो क्वेश्चंस का है, यानी अगर 3-3 मार्क के पहले आते हैं क्वेश्चंस और लास्ट क्वेश्चन 4 मार्क का है, तो उसी तरह से उस ऑर्डर को मेंटेन करके चलना, ठीक है। क्वेश्चन, सब क्वेश्चंस जो है उसका ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए। ऊपर का जो बड़ा सेक्शन है पार्ट 1 पार्ट 2 है, उसको आप ऊपर नीचे कर सकते हो। दैट इज अगेन अप टू यू, किस तरह से आपको टाइम मैनेजमेंट ढंग से आपको लग रहा है कि ये स्ट्रैटेजी मेरे लिए वर्क करिए, उसको आप रीबोर्ड्स में अपने टेस्ट कर लेना कि भाई कौन सा सेक्शन में पहले ले सकते हो। मोस्टली मैं देखती हूँ कि एमसीक्यूज अगर आप बाद में लो तो बेटर है, लॉन्ग आंसर्स को एक बार निपटा के छोड़ दो, लेकिन अगेन दैट इज कम्प्लीटली अप टू यू, ये मैं आप पे ही छोड़ती हूँ। अगेन वेरी क्रूशियल स्टेज, आंसर जब आपका पूरे हो जाते हैं, पेपर अच्छे से खत्म हो जाता है। अब कुछ पेपर्स होंगे जो वेल बिफोर टाइम खत्म होंगे, क्योंकि आपको आता था, वो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, आप बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर थे, जो आपने प्रिपेयर अच्छे से किया था वो पूछ लिया। अगर ऐसी बात है तो प्लीज़ लेट के इधर उधर देख के शो ऑफ मत करने बैठ जाने कि मेरा तो हो गया, ठीक है। ये गलती मत करना। आपका बोर्ड का एग्जाम है, खत्म हो गया पेपर, यू रिवाइज थरली। रिवाइज कैसे करते हैं वो भी मैं आपको अच्छे से बता देती हूँ कि किस तरह से पूरा ही रिविजन का प्रोसेस होना चाहिए। आइडियली वेल इन टाइम खत्म होना चाहिए, टाइम मैनेज अच्छे से किया तो आपको कम से कम भी 15 मिनट तो मिलने चाहिए रिवाइज करने के लिए, कम से कम बता रही हूँ, उससे ज़्यादा भी कभी कभी मिल जाते हैं। नहीं हो पाए तो 10 मिनट भी इनफ है फॉर योर रिविजन टाइम। अब उसमें करना क्या क्या है, सबसे पहले यू मेक श्योर कि आपने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं। कितना भी ओवर कॉन्फिडेंस है, कितना भी आप टिक टिक करे जा रहे हो, प्लीज़ 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 मेक श्योर दैट यू आर चेकिंग कि आपने सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है।
ठीक है। तो रिवाइज करते वक्त हम सबसे पहले ये देखेंगे कि सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे हैं। सेफर साइड अगर आपको लग रहा है कोई एक आध क्वेश्चन में कि भाई यहाँ पे मार्क्स कट सकते हैं, तो दूसरा ऑप्शन भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। हालांकि पहले 2 क्वेश्चंस के मार्क्स यूजुअली एग्जामिनर्स कंसिडर करते हैं, लेकिन अगर आपको लग रहा है, तो मैंने कभी कभी देखा है कुछ बोनाफाइड, देखो एग्जामिनर्स का भी अपना अपना एटीट्यूड, अपना अपना नेचर होता है, वो कंसिडर कर लेते हैं। तो अगर आपको कहीं लग रहा है कंफ्यूजन कि इसमें मेरे को ढंग से नहीं आ पाया, थर्ड आंसर भी लिख ही लेता हूँ, तो लिख लेना, ठीक है। ये वाले टाइम पे आप इसको ऐसे यूटिलाइज करोगे। दूसरी चीज़ आप क्या करोगे, एक एक क्वेश्चन को देखोगे और देखोगे पढ़ना उस क्वेश्चन को और उसी तरह से कि आपने उस चीज़ को आंसर किया है। समटाइम्स यू गेट कंफ्यूज्ड कि भाई कौन सा क्वेश्चन कौन से टॉपिक से आया और आपने ओवर कॉन्फिडेंस में कोई गलत चीज़ आप लिख के आ गए। अब मैं वापस इधर आ जाती हूँ, अंडरलाइन करने हैं किसको, कीवर्ड्स को। तो मैंने पहले क्या कहा ड्यूरिंग आंसर्स कि आप अपने कीवर्ड्स को इंक्लूड करोगे, उसको भूलना नहीं है। इनफैक्ट इवन वाइल राइटिंग योर नोट्स, आप किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स बना रहे हो, उसमें ध्यान रखना कि कीवर्ड्स तो आप लिख ही रहे हो। और आइडेंटिफिकेशन बहुत ईजी होता है। टेक्स्ट बुक में आप जब देखोगे सीधा सीधा डेफिनेशन को क्या एक्सप्लेन कर रहा है, जैसे मैंने आपको कहा नल एंड वॉइड का एग्जांपल दिया, उसी तरह सीधा इस एग्जांपल को जो बार बार रिपीट भी होते हैं वर्ड्स, वो आपके कीवर्ड्स बन जाते हैं, ठीक है। और मैं आपको बताती भी रहती हूँ चैप्टर में। तो उसको अंडरलाइन कैसे करना है, सिंपल एक स्केल और पेंसिल से। अगर बिल्कुल टाइम नहीं बचे तो पेन से कर लेना, पेंसिल खो जाए, गिर जाए, कर जाए तो फिर टाइम वेस्ट करने मत बैठना। लेकिन आइडियली स्केल और पेंसिल लेना, और किस तरह से करना है, सिर्फ जस्ट बिलो द वर्ड्स। मतलब देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, इस तरह से आप सेक्शन ए लिखोगे, इसको आप बॉक्स में कर सकते हो, ये पेन से कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन का क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन नंबर लिखा आपने, यहाँ पे आपने 3 लिखा, यहाँ पे आप सिंपल एरो। इसमें भी देखो बच्चे कुछ कुछ होते हैं जो पूरा ऐसे स्टार वार बना देंगे, थोड़ा सा ना ये नीटनेस का प्रॉब्लम हो जाता है, वापस गचर पचर दिखने लग जाएगा सब कुछ। तो यहाँ पे ये वाला इस तरह से स्टार मत करना। कुछ लोग करते हैं ये वाला स्टार बना देंगे, ऐसे 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 एरो बनाएंगे, अरे नहीं, इतना नहीं करना है। सिंपल इस तरह का एरो, इस तरह का डैश इज मोर देन इनफ। तो इसमें एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन और रिवाइजरी जुरिस्डिक्शन की मान लीजिए डेफिनेशंस पूछी है, 3 मार्क की पूछी है, 1.5 मार्क के दोनों है, ठीक है। तो आप इसमें इसके पॉइंट्स लिखोगे। अब इसमें आप चाहो तो, क्योंकि ये 1.5 मार्क का है, तो इसमें तो आप पूरा के पूरा पैराग्राफ वाइज भी लिख सकते हो, क्योंकि ये छोटा सा ही बनेगा। यहाँ पे भी आपने पैराग्राफ वाइज लिखा। अब आप जब अंडरलाइन कर रहे हो तो क्या करोगे, देखो मैं कलर ले लेती हूँ, पेंसिल का कलर तो मेरे पास नहीं है, तो मैं ये वाला कलर ले रही हूँ। इसमें क्या करना है, यहाँ पे नीचे एक लाइन खींचनी है और फिर एक और यहाँ पे नीचे। तो ये पूरी कोशिश करना कि यहाँ के जो वर्ड्स है वो कट नहीं होने चाहिए, ये काटा फांसी ना हो जाए। तो बस इतना क्लोज इस वर्ड के लाइन खींच लेना। मैं कर नहीं पा रही हूँ इसमें बोर्ड पे तो, लेकिन मैं जब नोटबुक पे लिखती हूँ तो मैं हमेशा ये कोशिश करूँगी कि पतली पतली 2 लाइंस खींच लूँ, इससे बहुत बहुत फर्क पड़ जाता है। अब इसमें कीवर्ड है, मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट है, वो किसको एडवाइस देता है, तो प्रेसिडेंट एक कीवर्ड आएगा, ठीक है। तो ये दिखना चाहिए। अगर मैं इसको थोड़ा रफली लिख रही हूँ, आप लेजिबली ऑब्वियसली लिखोगे, तो यहाँ पे एक सिंगल लाइन पेंसिल से खींच लेना, कीवर्ड्स अंडरलाइन कर लेना। एक तो अंडरलाइन दिखना चाहिए, लेकिन नीचे के वर्ड्स को काटा फांसी में नहीं दिखना चाहिए, इतना नीचे नहीं लेना चाहिए, क्लोज टू योर दिस लाइन, ठीक है। इस लाइन के क्लोज है जहाँ पे वर्ड है। ये बात समझ में आ गई। कीवर्ड्स को सिंगल अंडरलाइन करना, टॉपिक्स में डबल अंडरलाइन करना, इससे बहुत चीज़ें ना अच्छी सी दिख जाती है। अगर ख़राब भी पेपर हो गया है तो ये अंडरलाइनिंग की वजह से क्या है, एक तो एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि भाई इसने कीवर्ड्स अंडरलाइन करे हैं, दूसरा इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स उसको पता है, और तीसरा प्रेजेंटेशन भी अच्छे से होगा। ये 2 सैलेड्स हैं, एक ये है। अब इसको हम अज्यूम करेंगे, हालांकि अलग हो सकता है। अज्यूम करो कि ये दोनों के इंग्रेडिएंट्स सेम है, सेम सब्जियों को मैंने काट पीट के दोनों जगह रखी है, ठीक है। चीज़ सेम है, लेकिन प्रेजेंटेशन एक का ऐसा है, मैं तो ये भी थोड़ा ठीक है, मैं तो इससे भी ख़राब लाने वाली थी, और एक ये है। मन क्या करेगा, आप इसको उठाओ, ये एकदम मतलब ऐसा लगेगा ना एकदम 5 स्टार 7 स्टार में आप खा रहे हो। प्रेजेंटेशन मैटर्स, दैट इज़ द रीज़न कि मैं आपको इतना स्ट्रेस कर रही हूँ इस चीज़ पे कि अलग अलग खुला खुला लिखो, लाइन छोड़ छोड़ के लिखो। प्रेजेंटेशन अगर अच्छा होगा तो ओवरऑल जो आपका जो पेपर उभर के आता है ना, एक मन करता है कि भाई कहीं कोई आधी आधी मिस्टेक, ग्रामेटिकल मिस्टेक भी हो गई ना, उसको एग्जामिनर इग्नोर कर देगा कि भाई इसने मेरा काम आसान करा हुआ है, जाने दो इसको, मैं अच्छे मार्क्स दे देता हूँ। विजुअल याद रखना, और लिखते वक्त भी मैम को याद करोगे, ठीक है। अब सब्जेक्ट स्पेसिफिक टिप्स क्या है भाई, देखो मोस्टली तो मैं आपको जब मेरे पेपर से पढ़ा रही होती हूँ तब तो ऑलरेडी मैं
चैप्टर के दौरान ही काफ़ी चीज़ें बोलती रहती हूँ, लेकिन हिस्ट्री और सिविक्स में तो आपको ये ध्यान रखना है कि टू द पॉइंट लिखना है। पेपर आप खुद स्पेसिमेन पेपर और प्रीवियस ईयर्स पेपर देखोगे तो ये पता चल ही जाएगा कि वो लोग टू द पॉइंट ही पूछ रहे हैं। मेंशन एनी 4, मेंशन एनी 3, ये लिख देंगे कि भाई उनको कितना चाहिए, ठीक है। तो लॉन्ग आंसर्स में कंफ्यूज होने की ज़रूरत ही नहीं है। बस एक चीज़ ध्यान रखना है कि जिस टॉपिक से पूछ रहे हैं वो आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि कहाँ से पूछ रहे हैं। ये नहीं है कि यूनियन लेजिस्लेचर का पूछो आप प्रेसिडेंट की पावर्स लिख के आ गए, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। लोकसभा का पूछा तो राज्यसभा का नहीं लिख रहे हो। ये वाली जो कन्फ्यूजन है उससे बिल्कुल बचना है आपको कि फंक्शंस एंड पावर्स में कन्फ्यूजन होता है, डेट्स में कन्फ्यूजन हो रहा है। मान लीजिए अगर डेट का थोड़ा बहुत भी डाउट है कि नहीं है तो गलत मत लिख के आना, छोड़ देना। इतना ज़्यादा मतलब गलत डेट का मार्क्स कट सकते हैं, लेकिन अगर नहीं लिखी तो शायद ध्यान में भी ना एग्जामिनर की नहीं लिखी है। अब बायोलॉजी में हम आ जाते हैं, डायग्राम्स की इंपॉर्टेंस क्या रहती है। देखो एक तो है कि भाई जहाँ जहाँ भी पूछे हैं वहाँ पे मिस मत करना। वेरेवर डायग्राम्स आपको लगता है कि हेल्प करेंगे आपके आंसर को और सब्सटैंशिएट करने में, वहाँ पे डायग्राम्स बना देना व्हेन द टाइम परमिट्स, एक्स्ट्रा अगर पूछा है तो, ठीक है। लेकिन जहाँ पे पूछे वहाँ पे अगर क्या करना है, नीट एंड क्लीन और लेबलिंग। भाई लेबलिंग इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि अच्छे से करिए या नहीं, आप ज़्यादा कंफ्यूज करने की ट्राई मत करना है। अगर नहीं आ रहा है तो उसको ढंग से जो भी आपको पता है वो करके आना, कंफ्यूजन में एग्जामिनर को वो मत कर देना, क्योंकि बहुत बच्चे करते हैं। मान लो अब देखो मैं तो हूँ नहीं बायोलॉजी की टीचर, तो बहुत टाइम हो गया है, लेकिन एक ही लाइन में आने चाहिए डायग्राम जो आपकी लेबलिंग है, ठीक है। ये वाली चीज़ ध्यान रखना हमेशा, ऐसे नहीं आगे पीछे या इस तरफ। अगर आपके इस लाइन में नहीं आ रही तो आप उस तरफ चले जाना, लेकिन अलाइनमेंट एक रखना। लेबलिंग में ही आपको खास बता रही हूँ, क्योंकि नीटली लेबल डायग्राम से को हर कोई पिकासो नहीं होता, हर कोई अच्छे से बहुत सुंदर सुंदर डायग्राम्स ना भी बना पाए, और जल्दी जल्दी में तो वो सबके बिगड़ेंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जब आप लेबलिंग ही ढंग से नहीं करोगे तो आपके मार्क्स कटेंगे। सो लेबलिंग हमेशा अलाइनमेंट में रखना, तो नीट दिखेगा एटलीस्ट आपका डायग्राम, ठीक है। और यहाँ पे भी ये ट्राई करना है कि खुला खुला अच्छे से बनाओ, प्रोमिनेंट हो, ऐसे लाइट पेंसिल से ना बने, इधर काटा फांसी ना हो। और पेंसिल से यूजुअली कोशिश करना कि पेंसिल से करो, और डायग्राम में भी जो लेबल है उसके नीचे अंडरलाइन कर सकते हो, ठीक है, तो वो ज़्यादा प्रोमिनेंटली उभर के आएगा। आगे बात समझ। अब ज्योग्राफी में सबसे ज़्यादा अगर गलतियाँ होती है, एक तो टू द पॉइंट लिखना है, ये तो है ही है। दूसरा मैंने आपको हैक्स जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उसका कवर कर ही दिया कि कंटेंट रिलेटेड जो भी है वो मैं आपको टैकल करवा दूंगी। लेकिन मैप्स टोपोग्राफी में एक्यूरेट मार्किंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सेंटीमीटर्स भी टोपोग्राफी में देख रहे हो, वहाँ पे जो चीज़ें हैं ना छोटी छोटी बारीकी, एक्यूरेसी विल मैटर अ लॉट। यहीं पे ज़्यादा गलतियाँ होती है कि लोग ना ओवर कॉन्फिडेंस में ईस्टिंग नॉर्दिंग्स वही कंफ्यूज हो जाएंगे। जल्दी जल्दी में ये गलतियाँ मत करना, मैं अभी भी बता रही हूँ, इसीलिए इसकी प्रैक्टिस करते रहना टाइम एंड। अगर आपकी टोपो में प्रैक्टिस अभी नहीं हुई है प्लीज़ कर लेना। मैं आपको वेरी सून आई विल ब्रिंग द लेक्चर ऑन टोपो, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। लेकिन कंफ्यूज मत होना, ठीक है। जल्दी जल्दी में पैनिक के चक्कर में एक्यूरेसी अपनी मत खोना। दिस इज ऑल्सो ट्रू फॉर मैपिंग। जो चीज़ लिखी गई है उसके अलग से जाके लेबलिंग मत करके आना। मान लीजिए अगर यहाँ पे आपको रन ऑफ कच्छ है तो यहाँ पे ही रन ऑफ कच्छ शेड करके लिखना है, ठीक है। डोंट गो समवेयर एल्स इन द अरेबियन सी एंड डू इट, ठीक है। अब आते हैं हम मैथ्स पे। मैथ्स पे या फिर फिजिक्स या केमिस्ट्री जो भी है जहाँ पे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, सबसे ज़्यादा गलतियाँ होती है यूनिट्स में। यूनिट्स नहीं डालते। मेरी मम्मी हमेशा मुझे कहती थी कि भाई तूने ये 25 तो आया है, 25 व्हाट मंकीज डोंकीज, एंड दैट वुड ऑलवेज रिमाइंड मी कि नहीं 25 जो भी है मीटर स्क्वायर जो भी आपका यूनिट आ रहा है उसके रिलेटेड क्वेश्चन से रिलेटेड वो याद रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि यूनिट्स हमें मिस नहीं करने हैं। दूसरी चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। चलो यहाँ पे मैथ्स जब रिलेटेड आती है, जब हम मैथ्स की बात कर रहे हैं या फिर कोई भी जहाँ पे आपको रफ वर्क चाहिए, यहाँ पे मैं ऑब्वियसली बहुत ही खराब राइटिंग में लिख रही हूँ, यहाँ पे मार्जिन खींच के रफ वर्क कर सकते हो, ठीक है। एक तो ये वाली बात है। RW मतलब रफ वर्क। रफ वर्क को हमेशा ट्राई करना कि रफ वर्क भी नीट और लेजिबल हो। कभी कभी मैंने देखा है कि आंसर मान लीजिए यहाँ पे 626 आ रहा है, यहाँ पे आपने गलती से 826 लिख दिया। कभी कभी टीचर्स होते हैं जो अच्छे टीचर्स होते हैं और अच्छे एग्जामिनर्स होंगे, आपका लक अच्छा हुआ तो ये 626 को देख के मार्क्स दे देंगे, यहाँ के मार्क्स नहीं काटेंगे। ये होता है, ठीक है। इसीलिए ये कोशिश करना कि रफ वर्क जो आप स्टेप्स कर रहे हो वो भी नीट एंड लेजिबल हो, वो दिखे एग्जामिनर को। अगर आप पीछे कर रहे हो बैक से, मतलब बिल्कुल एंड वाले पेज पे, तब भी कोशिश करना कि क्वेश्चन नंबर डाल के रफ वर्क कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर देखता है। माई एडवाइस वुड बी टू ड्रॉ दिस मार्जिन एंड डू इट हियर एंड डू इट नीटली। जब हिस्ट्री सिविक्स का भी कर रहे हो,
मेक श्योर क्योंकि टाइम मिल जाता है, हिस्ट्री सिविक्स में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होता नहीं है टाइम मैनेजमेंट का यूजुअली, क्योंकि अगर आप वेल प्रिपेयर्ड हो तो आप फटाफट लिखने लग जाओगे आंसर्स। अगर आपको कोई पॉइंट्स आपको लग रहा है कि आप भूल जाओगे, पहले ही लॉन्ग आंसर्स के जाके लास्ट में जाके लिख लेना कुछ कुछ फटाफट। जैसे मैं आपको कहती हूँ कि निमोनिक्स यूज़ कर सकते हो, शॉर्ट वर्ड्स यूज़ कर सकते हो, तब वहाँ लास्ट पेज पे रफ में लिख देना ताकि आप भूलो नहीं, ठीक है। सो यू कैन यूटिलाइज दैट लास्ट पेज इवन इन द थियोरेटिकल पेपर्स जस्ट सो दैट यू डू नॉट फॉरगेट इट। अब आ जाते हैं हमारे इमरजेंसी टिप्स पे। देखो इमरजेंसी टिप्स, आई विल ऑलवेज प्रे टू गॉड कि आपको ये वाली सिचुएशन में आना ना पड़े, अच्छे से टाइमली पेपर्स खत्म हो, आपको रिवीजन का, सेकंड रिवीजन करने का पूरा टाइम मिले, पेपर प्रेजेंटेशन करने का, अंडरलाइन करने का, ये सारी चीज़ें का ध्यान रखने का पूरा टाइम मिले। लेकिन मान लीजिए अगर गलती हो गई और आपका कहीं पेपर छूट जाता है, आप कहीं भावनाओं में बह गए, कंसिस्टेंसी नहीं रख पाए, तो क्या करना है, एक चीज़ ध्यान रख सकते हो, यू कैन यूज़ शॉर्ट हैंड। अगर पेपर छूटने की बात आ रही है तो अब इसको कैसे यूज़ करना है, सी आई एम राइटिंग दिस बिकॉज आई हैव यूज्ड इट एंड आई गॉट मार्क्स, ठीक है। पूरे मार्क्स नहीं आए लेकिन मेरे को कुछ मार्क्स तो आ गए, एंड समथिंग इज ऑलवेज बेटर देन नथिंग, ठीक है। तो एक ही चीज़ आती है कि मान लीजिए अगर एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन लिखा है, आप पूरा लिखने जाओगे ना तो चला जाएगी, गाड़ी छूट जाएगी, इन्विजिलेटर पेपर लेके चले जाएंगे, वो नहीं रुकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि आप कीवर्ड्स लिख रहे हो शॉर्ट हैंड में। अब एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन लिखा है तो एडवाइजरी ऐसे लिख के आगे बढ़ सकते हो, एक बार के लिए चल जाएगा पूरा। अगर आपने लिखा है एग्जामिनर को पता चल जाएगा भाई इसको आता था, एंड में पेपर छूट गया, ही विल कंसिडर इट एंड गिव यू सम मार्क्स। ऑब्वियसली पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे लेकिन मिल जाएंगे मार्क्स, बजाय कि आप पूरा लिखने जाओगे और आपने सिर्फ इतना लिखा, पता चला पूरा एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन लिखने गए, टाइम निकल गया और पेपर निकल गया, आप लिख ही नहीं पाए कुछ, फिर यहाँ तो आपको पूरा 0 ही मिलेगा। लेकिन आपने छोटा ही लिखा है लेकिन आपने इंक्लूड कर दिया ना कंटेंट, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। दिस इज़ योर इमरजेंसी टिप कि आपको अगर पेपर छूट रहा है तो शॉर्ट हैंड यूज़ करने की थोड़ी बहुत लीवे आपको मिल जाएगा। अगेन एग्जाम में यूज़ करना नहीं है, प्लीज़ बी ऑन द सेफर साइड, डू नॉट यूज़, जैसे मैंने कहा डोंट कभी डू नॉट ही लिख के आना, उतना भी शॉर्ट यूज़ नहीं करना है। सेकेंड इज पैराग्राफ, मैं आपको कह रही हूँ कि पॉइंट वाइज लिखना है, ठीक है। लेकिन मान लो अगर आपको हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, जो भी बायोलॉजी, इसमें अगर आपके थ्योरेटिकल आंसर्स जो पूछे जाते हैं, मान लीजिए अगर आपको वो आंसर नहीं आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल ही ब्लैंक हो गए कि यार क्या था, ये टॉपिक ही नहीं आया है, कभी पढ़ा ही नहीं है, ये तो पता ही नहीं था सिलेबस पे था, तब आप क्या कर सकते हो, पॉइंट्स में मत लिखना क्योंकि वो दिख जाएगा कि नहीं आता है। आप कभी कभी ये ट्रिक यूज़ करते हैं लोग कि इफ़ यू कैन नॉट कन्विंस देम यू कन्फ्यूज देम, तो आप पैराग्राफ में लिख सकते हो जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है उस हिसाब से, तब आप पॉइंट से मत लिखना। अगर आपको बिल्कुल नहीं आ रहा है तो आप पैराग्राफ में लिखना, लेकिन कॉन्फिडेंस है तो ऑलवेज राइट इन पॉइंट्स, ठीक है, ऑलवेज डू दैट इन पॉइंट फॉर्मेट ओनली। नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा लंबा करके पैराग्राफ में लिख सकते हो। दिस इज अ हैक एंड आई होप काउंसिल इस चीज़ को नहीं देख रहा है, वरना फिर ये भी काम नहीं करेंगे। एंड द बेस्ट हैक फॉर एनी इमरजेंसी इज प्रायर प्रैक्टिस, ठीक है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, जितने आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके आंसर्स ब्यूटिफुली पेपर में बोर्ड एग्जाम के टाइम पे आएंगे। आप पैनिक नहीं करोगे, आप ब्लैंक आउट नहीं होगे, आप सिली मिस्टेक्स नहीं करोगे, और आपको अच्छे से पता होगा कि भाई क्या क्या करना है। आप बिल्कुल ऑटो पायलट जैसे होता है ना, वैसे आपका हाथ चलता जाएगा एंड यू विल बी एबल टू फिनिश योर पेपर इन टाइम, ठीक है। मेक श्योर ये सारी टिप्स को आप अच्छे से ध्यान रखो। अब मैंने तो पूरी कोशिश करी कि आपको एक अच्छा आंसर लिखने की सारी जो हैक्स है, सारे हथकंडे वो आपको दे दूँ। उसके अलावा अगर सब्जेक्ट स्पेसिफिक आपको चाहिए तो वो भी वीडियोस में आपको दे दूँगी कि हिस्ट्री सिविक्स में एक लॉन्ग आंसर को अच्छे से प्रेजेंट कैसे करना है। उसके तो हम वैसे भी लाइव्स लेने वाले हैं, तो वो मिस आउट ना करो। तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल, ताकि वो जब भी हम लाइव्स ले लॉन्ग आंसर की प्रैक्टिस के लिए, दैट यू डू नॉट मिस आउट। अगेन दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेजर चंक ऑफ योर पेपर ऑल्सो, राइट? ऑल राइट, आई विल सी यू in my next video very soon. Till then, keep learning, be kind. Thank you.